सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध फलन कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट ऑफ ए बी के अद्वितीय यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि कोई ये दोनों के दोनों समुच्चय नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय है ना। समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित कोई भी संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा यदि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, तो वो क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। तो उसको बेसिक रूप से अपन देखें, ये समझने का प्रयास करें। ये समुच्चय ए है और ये बी है। यहाँ ए बी सी डी ये एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट मान लेते हैं। अब हम रिलेशन तो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज रहेगी कि ये जो है ना, इसमें से कोई एलिमेंट नहीं छूटे, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैं ऐसे कहूं, ऐसे कहूं, ऐसे कहूं, फिर मैं आगे एक और मैपिंग कर रहा हूं ए से बी, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। एक मैपिंग हम और करेंगे, ए से बी, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। इसको मैंने ले लिया ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। और अब हम चलो ये तीन देख लेते हैं, बाकी तो हम करते रहेंगे। और ये तीन मैंने आपको कोई रिलेशन दिखाए हैं, ए का बी से इसमें, ए का बी से इसमें और ए का बी से इसमें। अब हम देखना चाहते हैं ये जो संबंध हैं उनमें से फलन कौन सा है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में छोटे से जो सवाल होंगे आधा मार्क्स वाले और 1 मार्क 1 मार्कर में पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा फलन है या नहीं है, तो वो हम देखेंगे। आप तो हमारी जो डेफिनेशन है वो आप याद रख लीजिए। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई भी संबंध फलन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब यहीं रुक जाइए आप। तो इसमें देखिए तीनों में ये जो तीन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट में क्या सभी अवयवों का एसोसिएशन समुच्चय बी में है? नहीं। तो यहां पर एक एलिमेंट ये छूट गया आपका
ये वाला एलिमेंट छूट गया, है ना, ये एलिमेंट आपका छूट गया जिसका एसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना। और भी कोई कलर हो सकते हैं इसमें, ये एलिमेंट आपका छूट गया, तो ये फलन नहीं है। क्लियर। यहां देखिए, यहां सभी के संबंध हैं, तो आप जल्दबाजी में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एक फलन है। अब हमने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबद्ध है कि नहीं। तो ए जो देखिए आप, ए का रिलेशन 1 के साथ भी है और ए का रिलेशन 2 के साथ भी है, तो ये जो यूनिकनेस है वो यहां खत्म हो गई, है ना, जो यूनिकनेस है वो खत्म हो गई। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब यहां यूनिक एलिमेंट के साथ तो नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव ए से एक से अधिक अवयवों के साथ संबद्ध है। जब एक से अधिक अवयवों के साथ संबद्ध है तो एक संबंध तो हो सकता है, पर ये फलन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फलन भी, ये भी फलन नहीं है। अब आप इधर देखिए, आगे हमारा ये जो तीसरा है, इसको हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। देखो ए का रिलेशन, ए आप ये देखिए, चलो अपन यहां कर लेते हैं, इसमें ए का संबंध बी के साथ है, 1 के साथ, बी रिलेटेड टू 2, सी रिलेटेड टू 2 और डी रिलेटेड टू 3। तो यूनिकनेस है कि नहीं यहाँ पे, है ना, मतलब ए में ऐसा कोई भी अवयव आपको नहीं मिलेगा जो बी के एक से अधिक अवयवों के साथ उसका एसोसिएशन हो, उसकी संबद्धता एक से अधिक अवयवों के साथ हो। लेकिन यहां कितने भी अवयव हो सकते हैं इससे जुड़े हुए, इस सभी के सभी अवयव इसके एक एलिमेंट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी और इधर 1 2 3 ए, ऐसे ये सभी के सभी एक के साथ मैप हो सकते हैं, लेकिन यूनिकनेस सबकी है। हम क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि यहां यूनिकनेस होनी चाहिए। ए का कोई अवयव, जैसे ए का संबंध एक के साथ है, ए बी सी डी 1 2 3, ए का संबंध जब एक से है तो ए 2 से संबंध नहीं रखेगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको। यानी कि यूनिकनेस आपकी क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यहां यूनिकनेस खत्म हो जाती है, यहां यूनिकनेस खत्म नहीं हो रही। देखो सबका अलग, ए का एक के साथ है, बी का एक के साथ है ना, एक के साथ ही है ना, 2 के साथ तो नहीं है ना, 2 अलग अलग एलिमेंट के साथ तो नहीं है ना। बस वो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर वो चीज आपकी समझ में आ गई तो फंक्शन पूरा का पूरा आसान है। चाहे वो कितना भी कठिन आपको सवाल बना के दे, कितना भी टफ सवाल आपके बना के दे, कैसी भी आपसे रेंज निकलवाए, कैसा भी आपसे डोमेन निकलवाए, लेकिन आप कभी गलती नहीं करोगे। बस ये 2 लाइन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो तो आप इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ये कह दिया ये फलन है, ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी फलन है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, ये फलन है। एक और पुरानी ट्रिक है, हम जब पढ़ते थे तब इसको बड़ा हम काम में लेते थे, या उसको समझने के लिए फंक्शन को काम में लेते थे। यानी कि ये आप देखिए कि ये जो ए और ये जो बी है, ए बी, हम इसको लिखेंगे एफ ए टू बी, इस तरीके से फलन
ये डेफिनेशन लिखी जाएगी ए से बी पर, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, तो कहाँ होगा ये एफ एक्स, कहाँ होगा इसका बिलोंग्स टू बी। प्रत्येक x के लिए एफ एक्स कहाँ पर होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बाई है, ये एफ एक्स को अपन कह देंगे तो बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये एफ क्या है, एक इमेज मान लीजिए, एक्स की इमेज कहाँ मिलेगी, बी में मिलनी चाहिए, ये हम बात करना चाह रहे हैं। चलिए इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम ये देखते हैं ए बी सी डी, ये हमने ले लिए 1 2 3 4 5। यहां एलिमेंट छूट सकते हैं, यहां कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इसको एक ट्रिक से हम देखते हैं कि ये अगर बाप फादर सेट कहेंगे इसको अपन, है ना, इसको फादर सेट कहेंगे और ये क्या हो जाएगा, इनकी संतान, ये इनके बच्चे हो जाएंगे इसको, ठीक है ना। तो ये इनके चाइल्ड सेट बोल देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए बाप, ऐसा कोई बच्चा मिलेगा आपको जिसका कोई बाप नहीं हो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो यहां प्रत्येक का बाप मौजूद होगा, ठीक है ना, प्रत्येक का, ईच एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसे बाप हो सकते हैं ना जो निसंतान मर जाए, तो यहां एलिमेंट छूटे हुए भी हो सकते हैं, यहां एलिमेंट छूटे हुए भी हो सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई बच्चा मिलेगा आपको जिसके एक से अधिक बाप हो, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं आएगी, है ना। मतलब एक बच्चे के दो बाप हो, वो कभी संभव है क्या, नहीं है, बायोलॉजिकल तो संभव है ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे फादर होंगे ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ऐसे फादर होंगे जिनके एक से अधिक बच्चे हों, जिनके एक से अधिक बच्चे हों, हो सकते हैं ना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी कि यहां पर पॉसिबिलिटी है ऐसे फादर हो सकते हैं जो निसंतान हों, जिनके बच्चे नहीं हों। यानी कि सेट बी में, अगर ए से बी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट बी में आपको ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जिनका एसोसिएशन ए में किसी के साथ नहीं हो, ठीक है ना, जिनका एसोसिएशन ए में किसी के साथ नहीं हो। लेकिन ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका एसोसिएशन समुच्चय बी में नहीं हो, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एसोसिएशन होगा, ये ध्यान रख लेंगे अपन। उसके बाद ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि समुच्चय ए में आपको एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका एसोसिएशन बी में एक से अधिक अवयवों के साथ हो, है ना, उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाए। क्योंकि फादर और सन, यानी कि इधर सन है, बच्चे हैं, तो ऐसा कोई भी संतान नहीं होगी जिसके एक से अधिक बाप हों, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उधर हम देखें कि बी में जो एलिमेंट हैं उनकी जो प्री इमेजेस होंगी, भी बताएंगे आपको कि ये चीज एक से अधिक हो सकती हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तरीका था मेरा एक बताने का, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब समुच्चय ए से फंक्शन हमने डिफाइन किया ए से बी पर, तो जो समुच्चय ए है इसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, डोमेन। समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं,
कोडोमेन। समुच्चय ए के अवयव किसमें होंगे? डोमेन में। समुच्चय ए को डोमेन कहा जाएगा, समुच्चय बी को कोडोमेन कहा जाएगा। ठीक है ना। अब समुच्चय बी में समुच्चय वी के वे अवयव जो समुच्चय ए के साथ संबद्ध हैं क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिसर, मतलब रेंज। यानी कि समुच्चय बी के वे अवयव जो ए के साथ एसोसिएट हैं उनको अपन क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। यानी ए के अवयवों के साथ जिनका संबंध है, बी के वे अवयव जो ए के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस में आते हैं? परिसर में आते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो समुच्चय बी है यानी सह प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट कर रही, ये जरूरी नहीं है। तो निश्चित रूप से परिसर क्या होता है? निश्चित रूप से परिसर कोडोमेन से छोटा होता है या बराबर हो सकता है, बड़ा तो हो ही नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा क्या होगा? जो परिसर होगा, रेंज जो होगी, रेंज ऑफ अ फंक्शन कोडोमेन होगी, सॉरी सबसेट होगी किसकी? कोडोमेन की। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये क्या होगी? कोडोमेन होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट तो यही था। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। आपको आपकी एनसीईआरटी में कुछ सवाल दे रखे हैं, वो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, है ना, इस पर। निम्न में से फलन है, ये दे रखा है आपको, है ना। कौन कौन से संबंध फलन हैं ये आपको दे रखा है। एक, अरे क्या है ये? फलन है, ये और साफ कर देता हूं मैं। अरे यार, निम्न में से फलन है, ये देखिए अब आप 2 1 3 1 4 2, ये है आपके पास, है ना। तो ये देखते हैं अपन, इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट 2 3 4 आप
ऐसे सेट बनाइए और 1 और 2, इस तरीके से आप इसको देखिए। तो ये आपको दे रखा है 2 का एसोसिएशन 1 के साथ, 3 का एसोसिएशन 1 के साथ, 4 का एसोसिएशन 2 के साथ। कोई दिक्कत? फलन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है ना? ये फलन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है? फलन है, यानी ईच एलिमेंट जुड़ा हुआ है और यूनिकनेस इसमें एग्जिस्ट कर रही है ना? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो ये क्या है? एक फंक्शन है। ऐसे आपको अगला दे रखा है, मैं 2 3, अरे क्या है 2 3 4 और यहां आपको एसोसिएशन है 2 3 4 के बाद 2 4, यहां भी 2 3 4 है। एक मिनट रुकिए, इसको मैं दोबारा करता हूं ना, थोड़ा बड़ा करके। 2 3 4 और यहां भी 2 3 4। अब आपको क्या दे रखा है? 2 का एसोसिएशन 2 के साथ है, चलो ठीक है। 2 का एसोसिएशन 4 के साथ है, चलो ठीक है। 3 का एसोसिएशन 3 के साथ है, चलो ठीक है। 4 का एसोसिएशन 4 के साथ है। ये दे रखा है आपको। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं कि भैया ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये आप देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन को हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि यहां पर ए कह दिए, इसको बी बोल दिया, तो ईच एलिमेंट है साहब, यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद यूनिकनेस, देखो 2 जो है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, वो पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़िए मत। 2 का यानी कि यहां जो समुच्चय ए है, इसका जो एसोसिएशन होगा वो यूनिक एलिमेंट के साथ होगा, लेकिन यहां यूनिकनेस खत्म हो गई। 2 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, यानी कि ए के एक अवयव बी के 2 अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि संभव नहीं है। अगर अभी इसको अपन सन फादर से देखें तो फादर यानी कि 2, पापा के 1 बेटा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 3 का ठीक है, लेकिन 4 भी 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज है। तो यहां यूनिकनेस खत्म हो जाती है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ये आज मैंने आपको, है ना, एक बहुत शॉर्ट में आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन समझाई है मैंने आपको, और पूरा प्रयास किया है कि फंक्शन की डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। कल हम इस फंक्शन को निपटाएंगे, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, और इसमें आपको, जिसमें फंक्शन से आगे फंक्शन के रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है ना, वो निकालना सिखाएंगे आपको अलग अलग वेरिएशन फंक्शन के साथ। उसके बाद फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बाद फंक्शन का एफओजी गुणन निकालना और संयुक्त फलन निकालना, उस पर हम चर्चा करेंगे कल, है ना। 2 से 3 नंबर का सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।